नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम सीटेट का 2014 सितंबर का प्रथम भाषा का लैंग्वेज फर्स्ट का एक पेपर लेके आए हैं, अर्थात हिंदी का पेपर लेके आए हैं जो 2014 सितंबर माह में हुआ था। तो साथियों, यह हमारा सेकंड पेपर है, अर्थात सेकंड पेपर का मतलब हमारा हिंदी भाषा का अर्थात लैंग्वेज फर्स्ट का 6 से 8 तक का जो परीक्षा होती है उसका पेपर है साथियों, है ना। और भाषा हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है जो कक्षा 6 से 8 के लिए माना जाता है और होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, है ना साथियों। चलिए, और पहले बता दें आपको एक महत्वपूर्ण बात कि साथियों देखिए, 15 प्रश्न आपके दो पद्यांशों और मतलब दो पद्य और गद्य से होते हैं, अर्थात 15 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे गद्य पद्य के और 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी अर्थात शिक्षा शास्त्र से संबंधित, अर्थात कुल आपके 30 प्रश्न साथियों होते हैं जो आपको करने होते हैं हमारी लैंग्वेज में। लैंग्वेज के दो पेपर होते हैं साथियों, एक फर्स्ट लैंग्वेज एक सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज पे आपको जो जैसे हिंदी रखना है तो आपका सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से कोई चूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट लैंग्वेज आपको संस्कृत रखना होता है तो अगला कोई आपको इन्हीं भाषाओं में से, जहाँ से हैं उड़ीसा से हैं तो उड़िया भाषा का, बांग्ला भाषा का और इन सब का आपको जहाँ जहाँ से हैं उसका चुनाव करना पड़ता है साथियों। देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस गद्यांश को पढ़ने की। देखिए साथियों, 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बने कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में भी इस रिसाव के कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जब बर्फ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक खुल गया और लोग व्हाइट क्रिसमस का श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए, है ना। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर बर्फ छतों पर की बर्फ जो खिसक कर गिरकर घरों के सामने जमा हो गई थी उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कांपने लगे, हाड़ माने हड्डी से है। सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने लगे। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमा होने से, उनके फट जाने से रुक गई थी। बर्फ जमने से क्या हुआ, नल फटने लगे जहां पानी की आपूर्ति रुक गई। साथियों देखिए, आप इसमें से हमने जो गद्यांश पढ़ा इनमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं कुछ प्रश्नों को आप बारीकी से समझकर उनका उत्तर देंगे। साथियों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अर्थात 91वां प्रश्न है। गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस का शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं, या क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ती है, या क्रिसमस का असली नाम यही है। देखिए साथियों, वाइट क्रिसमस का मतलब यही है क्योंकि वहां पर जो है बर्फ पड़ती है ना। बर्फ माने वाइट बर्फ जब वहां पर होती है तो ठंड में मनाया जाता है जहां बर्फ ज्यादा होती है, जिस कारण वहां उसको व्हाइट क्रिसमस नाम कह दिया गया है। तो इसका हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा से ज्यादा होता है, इस बार ज्यादा था या कभी कभी होता था या इस बार कम हुआ, है ना। जाड़े के दिनों में, अब यहाँ पर देखिएगा, जाड़े के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब की बार क्यों नहीं, पहाड़ियों पर बने घरों में इस रिसाव के कारण ठंड का, है ना। पहले क्या होता था, जाड़ों के दिनों में रिसना कम होता था, तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज्यादा होता था, इस बार ज्यादा था। कभी कभी होता था, इस बार कम था। इस बार क्या हुआ, ज्यादा था, है ना साथियों। इसका उत्तर इस बार ज्यादा होगा क्योंकि पहले कम होता था। इसमें साफ साफ यहाँ पर देखिए दिया है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, संतोष की क्या बात थी। शाम को ठंड का प्रभाव ज्यादा नहीं था, सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, शाम को बारिश रुक गई या शाम को बारिश कम होने लगी। देखिए संतोष की क्या बात थी, देखिएगा इसमें आपको दिया होगा। देखिए संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जब बर्फ गिरनी हुई तो अगले दिन दो थमने का नाम ही नहीं ली, है ना। तो क्या हुआ, संतोष का कारण क्या था, शाम को ठंड का प्रभाव ज्यादा नहीं था, है ना।
और कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होने लगा, क्योंकि संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगेगा, है ना। क्या हुआ, शाम को बारिश कम होने लगी। हल्का पड़ने का मतलब है शाम को बारिश कम होने लगी। ठीक है साथियों, ये आपका चौथा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94। गद्यांश के अनुसार बर्फ कब से पड़ना शुरू हुई, है ना। गद्यांश के अनुसार देखिए इसमें लिखा है, गद्यांश के अनुसार 22 दिसंबर 1939 को श्री हरिहर सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा, है ना। अब यहाँ 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया, वहां खुल गया तो कब से है, 22 दिसंबर से। 22 दिसंबर की, है ना, कब से, सुबह से। 22 दिसंबर की सुबह से, अर्थात आपका दूसरा सही हो जाएगा साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, पानी नलों में जम गया था, पानी फट गया था, या पानी धीमी गति से पिघल रही थी। तो पानी नलों में जम गया था, है ना साथियों। पानी नलों में जमने के कारण क्या हुआ, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगला हमारा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों का जीवन आसान है, पहाड़ों पर हमेशा त्योहार मनाए जाते हैं, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, या पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है ना साथियों। तो गद्यांश के आधार पर क्या है, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कैसा रहता है, पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना हमारा कठिन रहता है। कैसा रहता है, कठिन, है ना। आपको यहाँ थोड़ा देखना भी होगा, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना। सामने जमा हो जाती है, पिघलती बर्फ है ना, पानी की आपूर्ति नलों में ऐसे हो जाती है। देखिए सबसे पहले पहाड़ों के बने घरों में इसका रिसाव ठंड के प्रभाव ज्यादा ही होने लगा। अब देखिए इसको हम मान सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा साथियों। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कैसा रहता है, कठिन रहता है ना साथियों। यह हमारा उत्तर इसका तीसरा सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाड़ कांपने वाली सर्दी की आशय क्या है। ओंठ कांपने वाली सर्दी, हाथ कांपने वाली सर्दी, सिर कांपने वाली, हड्डी से, हाड़ माने हड्डी से होता है, तो साथियों हड्डी कांपने वाली सर्दी, अर्थात इसका चौथा हमारा सही हो जाएगा। उत्साह शब्द है भाववाचक संज्ञा, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक विशेषण, या संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उत्साह हमारा एक भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अर्थात, है ना, गुण दोष दशा, इन सबको बताने वाले जो नाम होते हैं, है ना, उनको हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा एक दशा है, उत्साह, किसी व्यक्ति को उत्साह आता है तो एक उसकी दशा है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा इसका हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, घर का बहुवचन रूप है। घर का बहुवचन रूप, देखिए घर का बहुवचन रूप याद रखिएगा, घरों, घर, घरे, घराए नहीं होता, अर्थात घर ही होता है, और घर का बहुवचन घर ही याद रखेंगे। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। अगला हमारा पद्यांश है, अब देखिएगा इसको पढ़ते हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर। यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला गया कि सदा दुधार पर, है ना। तो इतना सा दिया है, तो इतने से में हम अब लोग क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखिएगा पहला प्रश्न है, हवा क्यों तिलमिला रही है, दिए के चलने से, दिए के निरंतर जलने से, दिए के स्नेह से, या अंधकार होने से, है ना। तो जो हवा है वो क्या कर रही है, झिलमिला, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, एक ही दिया स्नेह से भरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, है ना। ये क्या कर रहा है, जो दिया है ना वो निरंतर जल रहा है ना, इसलिए क्या है, झिलमिला रहा है ना। और अगर बुझ जाएगा तो थोड़ा ना इसको झिलमिलाएगा। अर्थात ईद का, अगला देखिए, ईद का चांद किस से कहा गया है, ईद का चांद, ईद का चांद किसको कहा गया है, मजार को, दर्शनीय स्थल को, शहीद को, या नौजवान को, है ना। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनीय था जो चांद ईद का, है ना। कौन शहीद था जो ईद का चांद, उसको कहा गया है। ठीक है साथियों, तो 101 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। शहीद की कौन सी विशेषता, वह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, ईद के दिनों पैदा हुआ था, उससे अपने ऊपर बहुत घमंड था। देखिएगा वो कैसा इंसान था, है ना, वो बहुत सच्चा इंसान था, देश का सपूत था, गुमान था, अर्थात वह सच्चा इंसान था। तो हमारा 102 का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कविता में अंधकार शब्द से आशय है रात्रि, बुराइयां या चुनौतियां। देखिए बुराइयों से है, देखिए इसमें क्या है, बुराइयों से है, मुस्कुरा रहा है अंधकार, बुराइयां मुस्कुरा रही हैं, बुराइयों से, 103 का बुराइयां, है ना। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय, दर्शन में अगर आप क्या जोड़ें कि
दर्शनीय हो जाए तो ईय जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया? ईय। तो ईय हो जाएगा, निय ई ई आ, ये नहीं होगा। पहला ही आपका उत्तर सही होगा। अगला है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि आप प्रश्न को आप कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे हल कर रहे हैं। तो नहीं है यह देखना है कि 3 है और 1 नहीं होगा इसमें। अनिल भी है, मारुत भी है, समीर भी है, अनल नहीं। अनल माने आग होता है साथियों। क्या होता है? आग। तो हवा के 3 पर्यायवाची हैं, अनल नहीं है। तो आपका 105 आपका उत्तर सही हो गया। अब देखिएगा साथियों, अब हमारे शिक्षा शास्त्र से संबंधित अर्थात पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बारीकी से समझने का प्रयास करना है साथियों। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि सारे प्रश्न हमारे सही हैं, इसमें से कभी कभी कुछ ऐसा महसूस होता है कि कौन सा सही लगाएं, समझने में दिक्कत होती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ शिक्षा शास्त्र से संबंधित नियम होते हैं, उनको आप समझेंगे, उनको आप अगर जानेंगे तो आप बेहतर तरीके से इनको आप उत्तर दे पाएंगे। देखिएगा, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। भाषा की विविधता एक समस्या है। देखिएगा, सही नहीं है। सही नहीं है अर्थात इनमें से 3 सही हैं साथियों और एक गलत है। तो आपको ध्यान रखना है हमारा। देखिए, भाषागत विविधता एक समस्या है, यह बात हमारी कैसी है? सही नहीं है। भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है। भाषागत विविधता क्या है? एक जटिल चुनौती तो है। और बहुभाषिक बच्चे अस्मिता का निर्माण भी करते हैं, है ना। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। तो ये तीनों जो भी बातें हैं वो आपकी सही है, लेकिन भाषा विविधता एक समस्या नहीं है। जटिल चुनौती तो है लेकिन पूरी तरीके से समस्या नहीं है। इसको हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है ना। आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष का क्या कहते हैं। उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। देखिए, आपको यहाँ समझना है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा शब्दों का प्रयोग अगर कर रही तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य उसको क्या करें? देखिए साथियों, उसको थोड़ा प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, उसको क्रियाशील बनाने का काम करेंगे, उसको करने पर जोर देंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, है ना। सहजता से उसको बार बार अगर किसी भी चीज को दोहराने के लिए कहेंगे या दोहराएंगे तो क्या होगा? वह प्रयोग करके भाषा को भली भांति समझ सकता है। ठीक है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बच्चे मानक भाषा ही में बातचीत करें या भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए या बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं ली जाएं। देखिए, कुछ प्रश्न इसमें क्या है? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। सबसे जरूरी की बात यही है कि सबसे बढ़िया कौन सा है और सबसे गड़बड़ कौन सा है। और तो गड़बड़ बताना है, अर्थात 3 गड़बड़ है, 1 सही है, तभी तो सबसे बढ़िया ढूंढना है आपको इसमें। तो देखिए सबसे बढ़िया कौन सा हो जाएगा? देखिए, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि किसी भी छात्र को, है ना, किसी भी छात्र को पीछे ना छोड़ा जाए। सबको एक साथ एक रूप में एक समान तरीके से लिया जाए और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्योंकि पूर्ण कक्षा तभी मानी जाएगी कि सब बच्चे उसको समझने का, सब बच्चे उस पर पढ़कर उसको समझकर भाषा को सीख कर आगे बढ़ें। तो कौन सा हो जाएगा? भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, यह सबसे बेहतर है ना। क्योंकि अगर आप विशेष ध्यान पाठ्य पुस्तकों पर देंगे, बिल्कुल नहीं, कक्षा में पाठ्य पुस्तकों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मानक भाषा पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि मातृभाषा पर आप विशेष ध्यान देंगे और बच्चे पर क्या करेंगे? उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, इस बात पर ध्यान देंगे। सबको साथ लेकर चलने का, अर्थात समावेशी शिक्षा का जो महत्व है, यही तो है साथियों। अगला हमारा प्रश्न बनता है क्या? अगला प्रश्न है 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक आप समझ ही पा रहे हैं, प्राथमिक से ऊपर है 6 से 8। व्याकरण के नियमों का कंठस्थ कराना। देखिए, कभी भी आप याद रखिएगा, व्याकरण को कंठस्थ कराना या व्याकरण को सिखाने की बात नहीं होती है। ठीक है साथियों, कंठस्थ नहीं कराएंगे बच्चों को। भाषा की विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास कराना, ये भी यांत्रिक अभ्यास की कोई भी बात नहीं है। देखिएगा, सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, है ना। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की केवल कुशलता विकसित करना ही उद्देश्य नहीं होता साथियों। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना।
देखिए, अगर आप किसी बच्चे को बारीकी से, भाषा की बारीकी से क्या करेंगे, उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, बच्चा भाषा को बेहतर तरीके से सीख पाएगा, अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करेगा और उसके सौंदर्य बोध माने उसको अच्छा, सुंदर, है ना, उसको बनाने का ज्ञान देंगे, तो क्या होगा, बच्चा भाषा को अधिक समझ पाएगा और उसके अंदर भाषा सीखने की क्षमताएं अधिक विकसित होंगी। तो 109 का आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, देखिएगा, भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम, 3 सही है और सबसे कम ढूंढना है ना, एक जो होगा वो सबसे कम होगा। प्रश्नों पर उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना या घटना वर्णन करना। देखिए, सबसे कम प्रभावशाली, देखिए भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, बच्चे को खुद, अर्थात बच्चे को स्वयं करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है, स्वयं करने के लिए उसको, है ना, उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखना कोई ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। संवाद अदायगी अर्थात संवाद किया जाए, बच्चे को भाषा बोलने के लिए दिया जाए, एक दूसरे से बोलने का प्रयास करने के लिए कहा जाए, है ना, परिचर्चा की जाए तो भी भाषा सीखेगा। घटना वर्णन किया जाए, किसी भी घटना को लेकर आप कहें कि ये आप यात्रा आप गए थे, आपने क्या क्या किया, किसी भी घटना को लेकर आप बच्चे को कहलवाएंगे तो क्या होगा, बच्चा अधिक भाषा सीख पाएगा। लेकिन प्रश्न उत्तर का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो इसमें जो कम प्रभावशाली है तो आपका साथियों वही हो जाएगा पहला। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, है ना, बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना सिखाना। तो देखिए, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई, तो बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध, है ना, आप भाषा की नियमबद्ध का मतलब है, अगर आप कोई वाक्य कह रहे हैं तो उसको बताएंगे कि इस तरीके से वाक्य बताया जा रहा है, तो भाषा की नियमबद्धता को आप बता रहे हैं, है ना, और उसका विश्लेषण करा रहे हैं। किसी भी वाक्य को बोलकर उसको सिखाने का प्रयास यही रहेगा कि उसकी प्रकृति अर्थात नियमबद्ध प्रकृति को बताएंगे और उसका विश्लेषण करना सिखाएंगे। ठीक है साथियों, इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा साथियों, प्रयास यह रखना चाहिए कि अगर कोई प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं और 4 में से अगर कोई व्यापक है, व्यापक माने कई चीजें रखता है, तो उस पर आप ज्यादा जोर देंगे, है ना। आप उसको यह प्रयास करिए कि अगर कोई प्रश्न अधिक चीजें रखता है, इस प्रश्न में अधिक नियम और चीजों को समेटे हुए, तो आप उस पर उत्तर लगाएंगे। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन का अभ्यास कराना, मानक वर्तनी का प्रयोग करना, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। देखिएगा, ये जो हमारे शुरुआती 2 हैं बिल्कुल गलत हैं। सुंदर लेखन का अभ्यास कोई लेखन क्षमता का विकास कराने के लिए आवश्यक नहीं है। मानक वर्तनी का भी प्रयोग हम नहीं करा के कोई प्रयोग में ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे को हम ज्यादा कुछ सिखा पाए। अगला है, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। देखिएगा, स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, है ना, बच्चे को स्वयं करने के लिए आप सिखा रहे हैं, उसकी लिखने के लिए आप उसको अभिव्यक्त करने के लिए आप उसको कह रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए। तो 112 का हमारा जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर माने हिंदी से इतर माने अलग, अन्य भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, तो इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम ज्यादा करेगा, उस पे सोचना है। देखिएगा, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। देखिए, द्वंद्व की कोई बात नहीं है, कई व्यक्ति कई भाषाओं को सीख लेते हैं, तो द्वंद्व वाली कोई बात नहीं है। देखिएगा, ये बिल्कुल गलत है। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या इससे त्रिभाषा सूत्र पालन किया जा सकेगा। देखिए, इससे हमारे इसमें जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है वो हमारा दूसरा है, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है ना, यह सबसे बढ़िया होगा। क्योंकि यदि आप किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में कोई भाषा अगर बोलता है और उसको हिंदी बेहतर नहीं आती, तो वो आप क्या करेंगे, उसको अंग्रेजी बोलने के लिए या अपनी मातृभाषा बोलने के लिए उसको कहेंगे। उसके बाद उसमें क्या करेगा, उसमें विविधता के कारण उसको संबोधन करने की जो चीज़ आएगी, उसको समझने की चीज़ आएगी, वो बेहतर हो जाएगी, है ना। तो इसका जो हमारा 113 का जो दूसरा होगा, इससे भाषा विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, वो सबसे
ठीक रहेगा। भाषा विविधता का अर्थ है कई भाषाओं का एक साथ, है ना, समावेशन होना, एक साथ बोलना और आना, है ना। और अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा साथियों, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना या द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना या सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। देखिए, पूरक पठन सामग्री का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, याद रखना होगा आपको, यह है कि द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं 6 से 8 तक के बच्चों के, तो आप अभी माइंड में जो मैप बना के चलेंगे वो उन्हीं बच्चों के लिए लेकर चलेंगे जो 6 से 8 तक के होते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे छोटे होते हैं। उनको आप उस तरीके से देखेंगे कि बच्चे किस सोच पर अपनी आधारित होते हैं, किस सोच को आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। 6 से 8 तक के बच्चों को लेकर आपको चलना होगा, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी भाषा शिक्षण में द्रुत गति से पठन की, अर्थात पढ़ने की योग्यता का भी आप लोग विशेष ध्यान देते हैं। तभी तो आप लोग क्या करते हैं, रीडिंग कराते हैं, किसी भी चीज़ की, पढ़ने की, कविता की, किताब की, कहानियों की रीडिंग कराते हैं, तो ये इसी के लिए होता है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य। देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, हिंदी भाषा कि प्रश्न पत्र में आप किससे सवाल को सबसे अधिक या बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, या बाबा भारती क्या क्यों उदास थे, या अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? देखिएगा, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? देखिए, मैंने क्या बताया आपको, यह सबसे ज़्यादा देखना है, चौथा आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साथियों हमने क्या बताया कि आप बच्चे को कैसे क्रियाशील, कैसे कार्य करने के लिए, आप वह काम सबसे ज़्यादा बच्चे को करने के लिए करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा स्वयं करने की कोई बात आ जाए। देखिए, इसमें का अगर हम ये कहते हैं आप अगर बाबा भारती होते तो आप क्या करते, तो बच्चा क्या करेगा, उस बात को सोच कर, विचार कर, भाषा को बोलने का प्रयास करेगा कि मैं बाबा भारती होता तो ऐसा करता। वह अपनी कुछ चीज़ों को बताने का प्रयास करेगा, तो उस चीज़ से क्या होगा, भाषा को बेहतर सीख पाएगा। उस चीज़ से क्या होगा, बच्चा भाषा को अधिक सीख पाएगा, क्योंकि स्वाभाविकता जो होती है बच्चे के अंदर, वह आप उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे तो बच्चे क्या होंगे, भाषा को अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, या कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, या कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती? देखिए, आखिरी जो दो हैं बिल्कुल गलत हैं। देखिए, सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती और इनका कोई मतलब नहीं बैठ रहा है, राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती। देखिए, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, चलिए ठीक है। कविता के एक से अधिक अर्थ होते हैं, बिल्कुल, एक कविता के कई अर्थ होते हैं। कभी कभी एक कविता से आप कई अर्थ, भावार्थ निकालते हैं। आपकी समझ में अगर कोई कविता है, कभी कभी ऐसी आ जाती है कि आप अगर इस कविता को अपने में लेना चाहते हैं तो आप उसके भावार्थ अपने में लेकर चल सकते हैं, दूसरों के लिए लेकर चल सकते हैं। तो किसी भी कविता के अधिक से एक से अधिक अर्थ होते हैं, यह बात आपको याद रखनी होगी साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्यिक धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों के प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, या वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। देखिएगा, आखिरी के दो समझ लेते हैं। व्याकरण का ज्ञान हम नहीं देंगे किसी भी भाषा के माध्यम से, और बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य, केवल वाली बात जो यहाँ पर भी होगी बिल्कुल गलत माना जाएगा। व्याकरण के भी नियमबद्ध को भी हम इस तरीके से यहाँ नहीं लेंगे भाषा में, तो हम कैसे लेंगे? देखिएगा, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। जरूरी नहीं है कि भाषा को तो केवल प्राचीन साहित्य की जानकारी दी जाए। ये जितने भी नीचे के जो हमारे उत्तर हैं वो सिमटे हुए हैं, तो इनको नहीं, व्यापक उत्तर देना है। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, यह सबसे बेहतर होगा। यदि आप बच्चे की पुस्तक को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और बच्चे में वर्तमान के साहित्य और उसकी धरोहर को क्या है, पढ़ने के लिए उत्सुक है, उसको समझने के लिए उत्सुक है, उसको जानने के लिए उत्सुक है, तो वह पुस्तक सबसे बेहतर मानी जाएगी। तो यह आपका 117 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, भाषाई कुशलताओं का आकलन न किया जाए, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, या पाठ्य पुस्तकों को पाठ कम कर दिए जाएं। देखिए, ये कम कर दिए जाएं, कम का कोई मतलब नहीं है, ये कोई एक समस्या का हल नहीं हुआ है ना। पाठ्य को कम कर दिया जाए, ये भी कोई, पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, पाठ्य पुस्तकों को कम कर दिया जाए, ये कोई समस्या का हल नहीं हुआ। पहला चौथा बिल्कुल गलत। अगला है, भाषीय
कुशलताओं का आकलन किया जाए। केवल कुशलताओं का आकलन करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, जिससे क्या होगा? दूर बैठे बच्चे और मतलब दूर तलक दृश्य सामग्री का दूर से भी आप बच्चे सीख सकते हैं, सुनकर भी आप सीख सकते हैं। दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चा बहुत बेहतर अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करेगा। ठीक है साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है ना? अंतःवाक माने अगर आप मूक वाचन करते हैं, मौन वाचन करते हैं, उसकी संकल्पना किसने बताई है? तो ये वाइगोत्स्की द्वारा क्या है? बताई गई है, ये उनसे संबद्ध है। अगला हम प्रश्न लेकर चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है। ये 30 प्रश्न थे, जिसमें से ये 30वां प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन। भाषा और चिंतन में क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है। तो यह भाषा और चिंतन में संबंध जो होता है पूर्णतः सही है साथियों, क्योंकि अगर आप बच्चे को भाषा सीखना होता है तो बच्चा चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। जब बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा तो वह भाषाओं को अच्छे से सीख पाएगा। और वह अभिव्यक्त कब करेगा? जब वह चिंतन करेगा। अपने विचारों का जब चिंतन करेगा तो यह अभिव्यक्ति कर पाएगा। तो साथियों, आज हमने सीटेट 2014 सितंबर माह का जो पेपर था उसको हमने हल किया, और ये हिंदी भाषा का लैंग्वेज का है ना, भाषा फर्स्ट का ये पेपर था और 6 से 8 तक का अर्थात सेकंड पेपर था। तो साथियों, हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण है ना बिंदु पर चर्चा की। तो साथियों, आपके लिए अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ पा सकते हैं। चैनल अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको सभी हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।